हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फोल्डिंग सिमेट्री के कॉन्सेप्ट के बारे में। आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो एक बार मैं रिकमेंड करूंगा कि उस वीडियो को भी देख लेना, क्योंकि उसके अंदर हमने बात करी थी मिरर सिमेट्री के बारे में। तो फोल्डिंग सिमेट्री जो है वो सिमेट्री का एक बहुत ही प्यारा सा केस है। पहले मैं इसका एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और फिर इसको मैं किस तरीके से यूज किया जाता है सर्किट्स के अंदर वो एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेते हैं अपन और वहां उस एग्जाम्पल के थ्रू अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो सर ऐसा कुछ हमें सर्किट दे रखा होगा, ठीक है, कि यहां पर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इस तरीके से, ठीक है, यहां पर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इस तरीके से, ठीक है, यहां पर एक रेजिस्टेंस है इस तरीके से, ठीक है। फिर यहां पर बीच में भी एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है, यहां पर भी एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है और यहां पर भी एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है और एक छोटा ट्रायंगल यहां पर भी बना दिया गया है कि सर यहां पर एक रेजिस्टेंस है, यहां पर एक रेजिस्टेंस है और यहां पर भी एक रेजिस्टेंस दे रखा है आपको। इस तरीके का सर्किट आपको दे रखा है। लेट्स से सारे के सारे रेजिस्टेंसेस आर हैं, ठीक है, सारे के सारे रेजिस्टेंसेस कितने हैं, कैपिटल आर है। अब सर ऐसा सर्किट दे रखा है, ठीक। अब अगर हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, एक तो ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई रेजिस्टेंस निकालने के लिए कहे तो उसमें तो सर मिरर सिमेट्री यूज हो जाएगी। बीच में हमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री नजर आएगी और उस लाइन ऑफ सिमेट्री पर आपने दो चीजें बताई थी कि कोई नोड बन रहा हो, कोई जंक्शन बन रहा हो, उसको फ्री कर दो। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। और अगर किसी रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल्स लाइन ऑफ सिमेट्री पर आ रहे हो तो उसको गायब कर दो। तो जब आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे ना यहां पर, तो इसके दोनों टर्मिनल्स लाइन ऑफ सिमेट्री पर होंगे, है ना, ये भी आर है, तो इसको आप गायब कर सकते हो। और जैसे आप इसको गायब करोगे फिर ये सीरीज एंड पैरेलल से आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार खुद आप करके देखना उसको। बट आज हम एक दूसरे केस के बारे में बात कर रहे हैं। आज हमसे कहा गया है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में नहीं, पहले पॉइंट का नाम रख दिया गया है ये और दूसरे पॉइंट का नाम रख दिया गया है ये, ए और बी के बीच में आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो, ठीक है ना। तो ये हमसे पूछा गया है कि बताओ रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक। अब ऐसे केस में कि सर हम तो जो लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने वाले थे उस पर खुद हमारे टर्मिनल्स ए और बी आ गए और ए से करंट एंटर करती है, बी से लीव करती है, तो ए और बी का पोटेंशियल तो सेम हो नहीं सकता। इसका मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री या मिरर सिमेट्री का कॉन्सेप्ट तो यहां पर लग नहीं सकता। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि अगर आपका जो सर्किट है वो उन दोनों पॉइंट्स के अबाउट सिमेट्रिक हो जाए जिन दोनों पॉइंट से करंट एंटर और एग्जिट कर रही है, तो आप फोल्डिंग सिमेट्री का यूज कर सकते हो। अब स्टेटमेंट थोड़ा भारी भरकम हो गया तो इसको थोड़ा आराम से समझते हैं कि सर जैसे मान लो कि ए से करंट एंटर कर रही है और बी से लीव कर रही है, तो अब हमारा जो सर्किट है वो ए और बी को मिलाने वाली जो लाइन है उसके अबाउट सिमेट्रिक है। बट यहां पर सर मिरर सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट तो यूज नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें तो जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती थी उसके सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता था। यहां पर तो हो नहीं सकता। यहां पर तो ए क्लियरली हायर होगा और बी क्लियरली लोअर होगा, क्योंकि ए से आप करंट एंटर करवा रहे हो और बी से करंट बाहर निकाल रहे हो, ठीक है। ए और बी के बीच में तो आप बैटरी कनेक्ट कर रहे हो। तो सर ऐसे केस में क्या करते हैं कि ये जो लाइन है इसके अबाउट सर्किट सिमेट्रिक है, तो हम क्या करते हैं फोल्डिंग सिमेट्री का यूज करते हैं कि सर इस लाइन के अबाउट सर्किट को अगर फोल्ड किया जाए तो जो को इंसाइडिंग पॉइंट्स होंगे ना उनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। यानी कि जैसे ये जो लाइन है, ये वाला पॉइंट जितना इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में है, ये वाला पॉइंट इस लाइन के उतना ही राइट हैंड साइड पर है। सर्किट तो सिमेट्रिक है। इसका मतलब सर इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और जैसे आपको पता चला कि यार पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो इनका अलग अलग नाम रखने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा इसका नाम एम रख सकते हो और इसका नाम एम रख सकते हो। सिमिलरली कि सर इस लाइन से ये वाला पॉइंट जितनी दूर है, इस लाइन से ये वाला पॉइंट भी उतनी दूर है, तो इसका नाम एन रखा जा सकता है और इसका नाम भी एन रखा जा सकता है, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये है हमारा फोल्डिंग सिमेट्री का कॉन्सेप्ट कि सर अगर
सर्किट उन दोनों पॉइंट्स से गुजरने वाली लाइन के अबाउट सिमेट्रिक हो जाए जहां से करंट एंटर और एग्जिट कर रही है, तो उस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल पॉइंट्स जो होते हैं उनका पोटेंशियल सेम हो जाता है। और अगर पोटेंशियल सेम हो जाता है तो आप उनका नाम सेम रख सकते हो, जैसे मैंने यहां पर रखा है। अब सर ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं, देखिए सर्किट में इससे क्या फायदा हुआ। फायदा ये हुआ कि सर इसका और इसका पोटेंशियल सेम हो गया। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं। और अगर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो इस रेजिस्टेंस को क्या किया जा सकता है, गायब किया जा सकता है। ठीक है। सिमिलरली सर यहां का और यहां का पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो इसमें भी करंट फ्लो नहीं होगी। इसका मतलब इसको भी क्या किया जा सकता है, गायब किया जा सकता है। और जैसे आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करके इन दोनों रेजिस्टेंसेस को गायब करोगे, आप देखोगे सर्किट बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे कि सर अगर अब हम इस सर्किट को रीड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता हुआ नजर आएगा। यहां पर होगा पॉइंट ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, दैट इज आर। ठीक है। यहां पर एक रेजिस्टेंस आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये रहा एक रेजिस्टेंस, इसका नाम भी आर है। और यहां पर एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है आपको, ये वाला रेजिस्टेंस, इसका नाम भी आर है। ठीक है। यहां पर एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है आपको, ये भी आर है। और सर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, दैट इज आर। सिमिलरली इधर एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है यहां तक, और सर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये लो भाई साहब। इस पॉइंट का नाम हमने एम रखा था, इसका नाम हमने एम रखा था, इसका नाम हमने एन रखा था, और इसका नाम भी हमने एन रखा था। तो सर इन दोनों रेजिस्टेंसेस को गायब कर दिया और अब सर्किट बन गया कुछ ऐसा। ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, और हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब ये सर्किट सीरीज और पैरेलल से सॉल्व हो जाएगा। कैसे कि सर जो करंट ए से एंटर करेगी और इधर जाएगी इस तरफ, तो इसके अंदर, इस वाले रेजिस्टेंस के अंदर और इस वाले रेजिस्टेंस के अंदर करंट क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि करंट का कोई डिवीजन नहीं हो रहा। मतलब इधर भी करंट अगर मान लो I1 है तो इधर भी मजबूरी में करंट कितनी होगी, I1। इधर भी मजबूरी में करंट कितनी होगी, I1 होगी। तो सर इन तीनों में करंट सेम है तो ये कौन से कॉम्बिनेशन के अंदर हो जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हो जाएंगे। तो सर इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, बिकॉज दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, 3 टाइम्स आर हो जाएगा, है ना। आर 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 3 टाइम्स आर हो गया। सिमिलरली सर अगर कोई करंट इधर जा रही है, लेट से I2 जा रही है, वैसे तो सेम ही करंट जाएगी सिमेट्रिक सर्किट, बट लेट से I2 जा रही है, तो सर वही करंट आपको यहां जाते हुए नजर आएगी, वही करंट आपको यहां जाते हुए नजर आएगी, और वही करंट आपको यहां भी जाते हुए नजर आएगी। यानी कि इन तीनों रेजिस्टेंसेस के अंदर करंट क्या हो गया, सेम हो गया। तो सर ये तीनों रेजिस्टेंसेस भी सीरीज में हो जाएंगे, और क्योंकि सीरीज में होंगे तो इनका रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, जुड़ के 3R हो जाएगा। तो फाइनली सर्किट सर ऐसा कुछ हो गया कि एक पॉइंट है हमारे पास में ए, एक पॉइंट है हमारे पास में बी, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस तो ये वाला कनेक्टेड है, दैट इज आर। एक रेजिस्टेंस इधर कनेक्टेड है, दैट इज 3R। कितना रेजिस्टेंस हो गया, ये हो गया सर 3R हो गया। और एक रेजिस्टेंस इधर की तरफ कनेक्टेड है, टोटल मिला के कितना है, 3R है। ये तीनों ही रेजिस्टेंसेस ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। अब देखो ये तीनों किस कॉम्बिनेशन के अंदर होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर होंगे। तो सर फाइनली 1/R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 3R प्लस 1 डिवाइडेड बाय R प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3R आ जाएगा। तो सर इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम तो हो जाएगा 3 टाइम्स R, इधर आ गया 1, इधर आ गया 3 और इधर आ गया 1, तो हो जाएगा 3 और 1 4 और 1 5, तो फाइनली आ गया 5 डिवाइडेड बाय 3R। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1/R इक्विवेलेंट आ रहा है आपका 5 डिवाइडेड बाय 3R, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा फाइनली 3R डिवाइडेड बाय 5। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो ये रहा हमारा फोल्डिंग सिमेट्री का कॉन्सेप्ट। तो सर अब अगर मान लो कि सर्किट के अंदर जहां से करंट एंटर कर रही है, जहां से एग्जिट कर रही है,
उसके बीच में लाइन ऑफ सिमेट्री नजर आए तो मिरर सिमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि उस लाइन पर जितने भी रेजिस्टेंसेस जिनके दोनों टर्मिनल्स उसी लाइन पर प्रेजेंट हो उनको गायब कर दिया जाता है, और अगर कोई नोड या जंक्शन हो तो उसको फ्री कर दिया जाता है। और सर अब ये भी हमने सीख लिया कि अगर जिस पॉइंट से करंट एंटर कर रहा है और जिधर से बाहर निकल रहा है उसी को मिलाने वाली लाइन के अबाउट सर्किट सिमेट्रिक हो तो लाइन से जितना ऊपर जितना नीचे, जितना दाएं उतना बाएं, जो भी पॉइंट्स होंगे सिमेट्रिकल पॉइंट्स जो होंगे उस लाइन के अबाउट, उनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, उनका नाम तुम सेम रख सकते हो, और उनके बीच में जो रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हो उनको तुम गायब कर सकते हो। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अब आप इस कॉन्सेप्ट को किसी भी सिमेट्रिक सर्किट के अंदर यूज कर सकते हो जहां पर ये एप्लीकेबल हो। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताना, और इसी तरीके की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं और सच में हेल्पफुल लगते हैं तो फिर इसको अपने साथ में जो दोस्त हैं पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ में भी आप शेयर कर सकते हो। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।